देश का रियल एस्टेट क्या अब सही दिशा में है? इंडिविजुअल सक्सेस हो गया, लेकिन रियल एस्टेट सक्सेस नहीं हुआ। जब तक हम हर एक को छत नहीं दिलाएंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, तब तक रियल एस्टेट पूरा नहीं हुआ। हाउसिंग में आपने इतने साल काम किया और सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छे ब्रांड थे, आप सब जानते थे और बहुत अच्छा कर रहे थे, फिर पीएचडी करने की क्यों आपने ठानी? आई एम अ लर्नर ऑल माई लाइफ, और मैं टीचर भी हूँ। आज भी मैं टीचिंग करता हूँ कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टीचर नहीं हूँ, पर जनरल टीचिंग जरूर करता हूँ। जैसे कुछ हमने देखा सर, भाइयों में बात कम करते हैं लेकिन वो बॉन्डिंग बड़ी मजबूत होती है, तो आपकी किस तरह से थी? बिल्कुल हमारी डिफरेंसेस 100% रहे। अच्छा। वो बोले कि 50 फुट, तो मैं बोले 2 फुट। लोग बोलते हैं ना राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, तो हमारे दोनों मिलके 1 ब्रेन होते हैं। यस। जब हम किसी विकसित शहर में जाते हैं, विकसित देश में जाते हैं और उसके मॉडल को देखते हैं और अपने मॉडल को देखते हैं, तो हमारी इकोनॉमी उनसे कहीं ज़्यादा बड़ी है, तो फिर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक? आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी जी का इसके ऊपर फोकस है, इसलिए अब होगा। पहले क्या था कि हम ये कर रहे हैं, सड़क बनाते हैं, फिर रिपेयर में जाते हैं, पॉटहोल्स होता है हर जगह, ये क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है, और इसके ऊपर हम जंग नहीं लड़ेंगे। हम पाकिस्तान से जंग बाद में करें, लेकिन हमारा घर मकान सब लोग को दिलाने के लिए जंग नंबर 1 कर दीजिए। तो आज ब्रिक टू बिल्डिंग में आपको मैं जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, वो अवतरित होते हैं 1950 में, और 1950 के बाद उनकी बेसिक शिक्षा होती है। उसके बाद वो सीए करते हैं, सीए करने के बाद वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होते हैं। रियल एस्टेट में शुरुआत होती है, छोटी शुरुआत होती है। छोटी छोटी शुरुआत करने के बाद 1978 में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में वो एंटर करते हैं, पूरे रिस्क के साथ। और उस प्रोजेक्ट का क्या होगा उन्हें भी नहीं पता, लेकिन विजन था और करने की क्षमता थी, और उस क्षमता ने उस प्रोजेक्ट को आज पूरे देश में एक बेंचमार्क सेट कर दिया, एक मिसाल बना दिया है। आज पूरा देश उसको फॉलो करता है। हमने देखा कि गॉथिक आर्किटेक्चर का वो प्रोजेक्ट सिर्फ मुंबई में ही नहीं, चेन्नई में भी हुआ और भी कई शहरों में हुआ, और सिर्फ यहीं नहीं रुके। बाद में हमने देखा कि इन्होंने उसके अलावा कई और टाउनशिप बनाई, कई और सेक्टर में भी इन्होंने हाथ डाला। मसलन रियल एस्टेट के अलावा एजुकेशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरटेनमेंट और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल। हाइकू जैसा रिटेल चेन उन्होंने डेवलप किया, और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। मैं ज़्यादा बताऊं उससे बेटर है मैं उनके ही मुंह से आपको सुनाता हूं। आज ब्रिक टू बिल्डिंग में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी। निरंजन सर, पहले तो बहुत स्वागत आपका जी बिजनेस पर, आपने हमें अपना समय दिया। शुरुआत दीपक जी, बहुत खुशी होती है आपके साथ संपर्क होने से। बहुत सालों से हमारा संपर्क रहा है, और आज ये पॉडकास्ट में आने में बहुत खुशी होती है। बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करते और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनफैक्ट। तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ सर। 1950 का दौर हमने तो देखा ही नहीं, हम तो बहुत पीछे आए हैं। तो मैं समझना चाहूँगा कि आपका वो जो बचपन है, वो जो शुरुआती दौर था, वो कैसे बीता, कहाँ से शुरुआत हुई? पिताजी डॉक्टर रहे, ENT स्पेशलिस्ट, पद्म भूषण, धन्वंतरी, लीडिंग कैंसर सर्जन, हेड एंड नेक सर्जन गिना जाते थे, प्रसिद्ध थे और पूरे देश के बहुत ही प्रसिद्ध रहे। लेकिन बहुत गरीब घरों से आए थे। उनके पिताजी, मेरे दादाजी, लगभग जब पिताजी 5 साल के थे गुजर गए, और उनका एजुकेशन बहुत कष्ट में गिनाया गया। बहुत दिनों में वो खाना भी नहीं खाते थे, ऐसे एक सिचुएशन रहा। तो इसलिए हमारी शुरुआत जो रही है वो बहुत
साधारण रहा, लेकिन बहुत जल्दी से पिताजी जैसे प्रसिद्ध हो गए तो हमारा पूरा एजुकेशन, बाकी का जो माहौल रहा वो अपर मिडिल क्लास के हिसाब से रहा और बहुत ही अच्छा रहा। और एक संस्कार उन्होंने सिखाए, कैसे रहना, पूरे माहौल के साथ कैसे सेवा करना, वो सब पिताजी से शिक्षण मिली रही। हम कैंपियन स्कूल में गए और साउथ बॉम्बे में बहुत प्रसिद्ध स्कूल रहा। उसके बाद सिडनम कॉलेज में मैं बीकॉम किया और फिर फाइनली सीए भी मैंने पढ़ाई कर ली। पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो इसलिए मैं लगभग वो काफ़ी नाराज़ थे कि मैं कॉमर्स में गया, लेकिन बड़े भाई साहब डॉक्टर रहे, तो इसलिए वो बोले ठीक है, एक तो डॉक्टर हमारे घर में है, इसलिए अभी नंबर 2 बेटा और कुछ करे तो ठीक है। उनके आग्रह पर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, क्योंकि वो चाहते थे कि एटलीस्ट एजुकेशन रहे और मैं कभी ऐसे नहीं हो जाए कोई सिचुएशन जहां हमें खाने पीने के लिए कभी कष्ट नहीं हो, तो वो बहुत ही आग्रह किए उसमें। मैं नहीं चाहता था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, लेकिन उनके आग्रह और एक मिस्टर नानी पालकीवाला बहुत प्रसिद्ध एडवोकेट उस जमाने में थे, उनके और दोनों के आग्रह करने पर मैंने सीए भी कर ली। तो ये दोनों करने के बाद मैं फिर बिजनेस की शुरुआत की और फिर बाकी तो कहानी आपने रट ली है। जैसे सर आपने बताया कि आपके पिताजी आपके डॉक्टर ना बनने से थोड़ा नाराज़ थे, हालांकि बाद में उन्हें काफ़ी गर्व हुआ जब आपने इस पूरे एम्पायर को खड़ा किया। कैसा समय बीता पिताजी के साथ आपका, वो जो बचपन था और उसके बाद जब आप सीए हुए और पूरी आपने पढ़ाई की? मैं पिताजी के बहुत करीब था और एंड तक रहा। कमल मेरे वाइफ हमेशा उनके ज़िंदगी में जोक करती थी कि जब निरंजन का जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, तो वो ऑब्स्टेट्रिशियन गायनोकोलॉजिस्ट अम्बिलिकल कॉर्ड माताजी से काट दिए, लेकिन पिताजी से काटना भूल गए। तो वो ज़्यादा गहरा संबंध हमेशा पिताजी के साथ रहा अंतिम तक। तो मेरे अंदाज से पिताजी बहुत बिज़ी रहते थे। हम महाबलेश्वर छुट्टियां में जाते थे तो वो 3 दिन आते थे बिगिनिंग में, हम 15 दिन रहते थे और बाकी 3 दिन फिर आते थे। यहाँ वापस आके फिर वो मेडिकल उनका काम में वो बिज़ी हो जाते थे, तो इसलिए हमें वो फैसिलिटी देते गए, लेकिन वो खुद काफ़ी मेहनत किए पूरे उनके लाइफ में। और उन्होंने मुझे काफ़ी डायरेक्शन दी, आइडियाज़ दिए, बचपना में हौसला भी दिया। तो छोटे छोटे बातें में स्कूल के टाइम पर वो हमेशा आते रहते थे, बिज़ी रहते थे फिर भी आते थे। सुबह में मुझे उनके गाड़ी में लेके जाते थे स्कूल तक और पूछते रहते थे। मुझे याद है टेबल्स सिखाते थे स्कूल गाड़ी में जाते जाते। तो ये सब पिताजी के साथ हमारा संपर्क बहुत ही ज़्यादा रहा। उन्होंने मुझे स्विमिंग के लिए लेके जाते थे, बोलते थे यहाँ, और छोड़ देते थे और फिर वो जाते थे अपने हॉस्पिटल और काम में। तो काफ़ी उनका गहरा असर रहा मुझे। और एंड तक मैं यही समझता था कि जितने पिताजी को रिस्पेक्ट लाइफ में मिलता था, वो मुझे कभी मिलेगा क्या? और ये प्रश्न हमेशा, जब मैं बिज़नेस शुरुआत की तो एक बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में रहा कि पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे जितने बिरला, मफतलाल उस ज़माने में थे, जो उनके पेशेंट्स थे, लेकिन जो उनको रिस्पेक्ट मिलती थी वो शायद किसी को नहीं मिलता। इतने वो लोग उनको रिस्पेक्ट करते थे। तो इसलिए मुझे ये हमेशा रहा था मेरे दिमाग में कि पिताजी को ये कभी ऐसे फील नहीं हो कि निरंजन ऐसे काम कर रहा है कि डिसरिस्पेक्टफुल हो, या लोग उनके ऊपर ऐसे बोले। उस ज़माने में बिल्डिंग लाइन जो थी वो क्या बताएं, दाऊद और ये सब ग्रुप के काफ़ी लोग थे उस लाइन में, तो लोग बिल्डरों के रिस्पेक्ट से कोई नहीं गिनते थे।
तो मेरे अंदाज से ये हमेशा मेरे माइंड में रहा, जैसे मैंने शुरुआत की बिजनेस, कि पिताजी जैसे रिस्पेक्ट मुझे कभी मिल जाए तो अच्छा है, और ज़्यादातर बाहर लोगों से नहीं, पिताजी को ये फीलिंग नहीं होना चाहिए कि निरंजन ऐसे काम में गया है कि वो गलत काम है। तो ये हमेशा मेरे माइंड में मेरे पिताजी का इन्फ्लुएंस रहा, मेंटल और पर्सनल भी। आपने सीए किया और सीए करने के बाद आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काफ़ी दिन रहे, वो दौर कैसे याद करते हैं, कैसे उसको बताएंगे? हमने ये दोनों लाइन साथ में लगभग लिए, टेक्सटाइल का कंस्ट्रक्शन में, और एक टाइम समय आ गया जहां हम दोनों में लॉसेस में थे, रियल एस्टेट में भी और टेक्सटाइल में भी। बैंक का लोन था, बहुत छोटा लोन था, लेकिन उस ज़माने के लिए हमारे लिए बहुत था। 25 लाख 20-25 लाख था, बहुत ही बड़ा गिना जाता था। तो हमें एक समय आ गया, तो हमें डिसाइड करना पड़ा कि हम कंस्ट्रक्शन लाइन छोड़ दें या टेक्सटाइल छोड़ दें। किसी एक को चुनना था? एक को ही चुनना है, क्योंकि दोनों लाइन हम नहीं चला सकेंगे। टेक्सटाइल में एग्जैक्टली क्या था सर? हमारे पावर लूम्स थे चांदी को चारकोप में, हम ग्रे क्लॉथ वीविंग करते थे और ग्वालियर रेयन सेंचुरी मिल्स को बेचते थे, वो प्रोसेस करके अपने नाम पर छाप करके बेचते थे। तो वो हम करते थे, और दोनों लाइन में कष्ट था, तो एक को बेचना ही था, और हम डिसाइड नहीं कर सकते थे कि भाई कौन सी लाइन में हम जाएं। लेकिन हमें उस ज़माने में एक नोटिस मिला हमारे यूनियन से कि उनको 100% इंक्रीज इन वेजेस चाहिए। 100%। मैंने कहा ये चिट्ठी में कोई शायद टाइपोग्राफी में कोई गलती होगी, 10% होगा इंक्रीज इन वेजेस, लेकिन वो दत्ता सामंत का ज़माना था, तो इसलिए नहीं बोले कि 100% इंक्रीज इन वेजेस हमें चाहिए। तो वो एक मेरे अंदाज से वो एक डिसीजन मेकिंग बन गई, और हम टेक्सटाइल यूनिट बेच दिए, और फिर रियल एस्टेट में पूरा अंदर चल गए। और एक था कि अभी हमें नुकसान नहीं करना है, अभी इसको कैसे भी सक्सेसफुल बनाना है। कि मेरे लिए नहीं, मेरे पिताजी के आंखों में हम ये देखे कि निरंजन अच्छा काम कर रहा है। निरंजन और सुरेंद्र दोनों भाई फिर जुड़ गए थे। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसी बॉन्डिंग थी आपकी और सुरेंद्र सर की और पूरी फैमिली में बाकी लोगों के साथ? हमारी बॉन्डिंग उस जमाने में और आज भी पूरे 100% बॉन्डिंग रही है, पूरे अंडरस्टैंडिंग रहा। उस ज़माने में भी जो काम उनको पसंद था वो करते थे, जो बाकी का काम जो भी रहा वो मैं करता था, तो इसलिए हमारे वो था। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत परफेक्ट रही और आज भी परफेक्ट रहा है। तो मेरे अंदाज से शायद हमारे दो भाइयों में जो बॉन्डिंग रहा है, शायद मैं दुनिया में बहुत कम देखता हूँ। तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है और करीब है। वो जब भी ऑफिस आते हैं तो हम हमेशा सुबह में की चाय साथ में पीते हैं, ऑलवेज। वो काफ़ी बाहर रहे हैं, विलायत में भी रहते थे, तो इस हिसाब से। पर लेकिन जब भी वो बॉम्बे में रहेंगे तो हमारी एक कप चाय ऑफिस में हमेशा जुड़ के हम पीते हैं। और हमेशा मैं उनके ऑफिस में जाता हूँ। तो इससे एक ट्रेडिशन हमने रखा है कि हम एक दूसरे को हमेशा ज़्यादातर करके हम रोज़ मिलना चाहिए। जैसे कुछ हमने देखा सर, भाइयों में बात कम करते हैं लेकिन वो बॉन्डिंग बड़ी मजबूत होती है। कुछ हमने देखा कि हाथापाई भी होती है, लड़ते झगड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आपकी किस तरह से थी? बिल्कुल हमारे डिफरेंसेस 100% रहे। अच्छा। वो बोले कि 50 फुट तो मैं बोले 2 फुट, वो अंतर तो रहा है। उनकी पसंद अलग है और मेरे पसंद अलग है, लेकिन हमारा मकसद एक ही है। एक ऑब्जेक्टिव रहा है प्रोजेक्ट बनाना, हमें अच्छा काम करना, क्वालिटी काम करना, उसको कैसे इम्प्रूवमेंट करनी, क्या कस्टमर को कैसे फुल सेटिस्फैक्शन देने में, वहाँ हमारे में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इसको कैसे करके कस्टमर सेंट्रिक बनाना, उनके रास्ते अलग हैं और हमारे रास्ते अलग है। लेकिन हमारे दोनों रियल एस्टेट में हमारी सिमिलरिटी ऑब्जेक्टिव की है। तो इसलिए हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से हमेशा बनता है। डिफरेंसेस हैं,
तो आप उनको वही बात पूछेंगे जो मुझे पूछ रहे हैं, तो वो उत्तर दिखाएंगे, मैं दक्षिण दिखाऊंगा। लेकिन वो डिफरेंसेस में हम समझते हैं कि मैं ये जैकेट पहन के आऊँगा तो वो इंडियन पहन के आऊँगा पाएंगे, और मैं इंडियन पहनूंगा तो वो वेस्टर्न सूट पहन के आएंगे। वो अंतर तो है, लेकिन ये अंतर में ही एक आनंद है, समझाता है। तो लोग बोलते हैं ना राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, तो हमारे दोनों मिलके वन ब्रेन होते हैं। यस, बिल्कुल, दोनों ब्रेन जैसे हो जाएंगे तो फिर चीज़ें उलट हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं सर। आपका पवई प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और पवई जिस समय आपने शुरू किया उस समय शायद उधर कोई जाना भी नहीं चाहता था। आपने वो प्रोजेक्ट शुरू किया और गॉथिक आर्किटेक्चर के से आपने उसको डेवलप किया, जो शायद इंडिया में कहीं नहीं था। आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो कैसे विज़न आपने तय किया कि गॉथिक आर्किटेक्चर में लेकर आएंगे, इतना बड़ा टाउनशिप लेकर आएंगे, तब जब रियल एस्टेट की बहुत ज़्यादा 1978 में रियल एस्टेट को लेके बहुत ज़्यादा बूम नहीं था रियल एस्टेट में, और लोग भी शायद फ्लैट खरीदने से कतराते थे। तो उस दौर में आपने एक ऐसी टाउनशिप सोची जो आज भी बेंचमार्क है। दो बातें हैं। एक तो था कि पवाई का जो इलाका में कोई जाने को तैयार नहीं था उस ज़माने में, लेकिन हमने वो जगह, हमको बड़ी जगह मिली, एक बड़ा कैनवस मिल गया, तो एक हम अपॉर्चुनिटी और विज़न देखी। तो वो एक ऐसे था कि हमें एक कोई क्रिएट करना है जहाँ हम कंप्लीट कर दें। रास्ते भी हम बनाए, गार्डन भी हम बनाए, स्कूल भी हम बनाए, हॉस्पिटल्स भी हम बनाए, मकाने भी हम बनाए, कमर्शियल भी हम बनाए, सब कुछ हम करें। क्योंकि हम बाकी के जो इलाके में काम करते थे, जैसे लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में किए, तो वहाँ हम बिल्डिंग तो अच्छा बना लेते थे, लेकिन उसके आसपास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी वो बहुत ही काम की नहीं थी, तो और मुझे पसंद भी नहीं था। तो हम हमेशा समझते कि ऐसे इलाके में जाएं जहाँ ठीक है आज वीरान है, लेकिन एक दिन हम कुछ उसको वहाँ बसा देंगे। दूसरी बात रही कि आर्किटेक्चर की, हम अलग अलग आर्किटेक्चर देखें, लेकिन एक हम ऐसे आर्किटेक्चर करना चाहते थे जो हम समझते हैं, जैसे आप गॉथिक की बात करते हैं, कोई न्यू क्लासिकल उनको बोलते हैं, लेकिन हम उसको पेरिनियल आर्किटेक्चर बोलते हैं। पेरिनियल आर्किटेक्चर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्लासिकल और हमारे आइडियाज़ को जुड़ के बनाए हुए हैं। तो आप एग्जैक्टली क्लासिकल नहीं है, एग्जैक्टली गॉथिक नहीं है, लेकिन उसका ब्लेंड बना है, तो ये अलग ही है, लेकिन सिमिलैरिटी बहुत है, इसलिए वो आर्किटेक्चर से जुड़ता है। लेकिन बात इतनी है कि आप ये मकान 25 नहीं 50 साल नहीं 100 साल के बाद भी देखेंगे तो आपको पता नहीं पड़ेगा उसका एज क्या है। करेक्ट। मैं एक दाखला बताऊं, 3 साल पहले कोई आए थे पवई में हमें मिलने, और हमारे ऑफिस से एक बिल्डिंग देखे, तो बोले कि आपका ये नया बिल्डिंग बहुत अच्छा लगता है, पसंद आ रहा है। तो बोला नया बिल्डिंग, कौन सी बात कर रहे हो? तो बोले ये सामने वाली। तो मैं बोला वो तो 26 साल पहले पूरा किया है, तो वो अभी भी उनको नया मकान दिख रहा है। तो ये एक आर्किटेक्चर ऐसी बनी है कि जो आप मेंटेन कर लें तो उसको 100 साल के बाद भी आपको नए बिल्डिंग दिखेंगे। और काफ़ी बिल्डिंग 20 साल 25 साल के बाद उन्होंने पहली बार रीपेंट किया हुआ है। हमारे जो मकान में रहते हैं उन्होंने जो हमने पहले पेंट किए थे उसको पेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस हिसाब से हमने जो आर्किटेक्चर क्रिएट किया और जो क्वालिटी बनाए, उसमें एक ये अंतर आ गया कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर क्रिएट किए और वो लोगों को पसंद आ गया, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये किसका विजन था सर कि इस तरह का स्ट्रक्चर? सुरेंद्र भाई, मैं और एक हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर उसमें काफ़ी उसमें जुड़े हैं जी। और पहले से ही उनके आइडियाज़ ये टेबल में हैं, और शायद उसके बाद काफ़ी प्रसिद्ध हो गए हमारे ये सब प्रोजेक्ट के बाद। KP सिंह साहब भी आए थे जो बगेन, और फिर शायद काफ़ी बिल्डिंग्स उन्होंने भी ये सिमिलैरिटी ऑफ आर्किटेक्चर बिगनिंग में लिए हैं। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ काफ़ी ये आर्किटेक्चर अभी बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। हफीज़ भाई को कैसे आपने चुना, और हफीज़ जी का आज जो मुकाम है, मतलब आप और वो लगभग सिमिलर एक साथ ही आगे बढ़े, कैसे उनको बात करेंगे उनके बारे में? हफीज़ इज़
एक यूनिक आर्किटेक्ट है जो हम्बल है और हमेशा सीखने को तैयार है। एक बार उन्होंने एक मकान का ड्राइंग हमारे लिए बनाया था और सुंदर बनाया था और कंप्लीट हो गए थे, उसके सब रोल आउट में तैयार हो गए थे, रोल आउट होने वाले थे, अब मकान बनाने को दिए, ऑलमोस्ट सेल्स प्लान सब तैयार हो गए। लेकिन हमने उनको कहा कि मुझे ये कुछ पसंद नहीं है। वो इमीडिएटली उसके ऊपर बैठ के कंप्लीटली चेंज करके नए मकान बना दिए, नए ड्राइंग्स बना दिए और सब काम पूरे कर दिए थे। 2 महीने का काम किया था, फिर भी वो पास में छोड़ के, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया, वो कंप्लीटली नए काम पर बैठ गए और काफ़ी मेहनत करके दूसरे 10-15 दिन, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब वो पूरे नए काम करने को तैयार हो गए। और उनका ये नेचर आज भी है कि इतने प्रसिद्ध होने के बावजूद भी वो क्रिएटिव हमेशा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी उनकी ह्यूमिलिटी है कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं आए तो उसको वो इम्प्रूव करते जाएंगे जब तक आपको पसंद नहीं आए। तो ये उनका एक ह्यूमिलिटी रहा है और प्रसिद्ध भी है लेकिन हम्बल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। हमने देखा कि 1978 के बाद से 70 का दशक, 80 का दशक और आज 2025 में रियल एस्टेट बिल्कुल बदल चुका है। आज 40 साल बाद भी हम देख रहे हैं रियल एस्टेट का मॉडल बदल गया है। अब सिर्फ कंक्रीट नहीं बनता है, अब तो कुछ और जो प्लानिंग हम कर रहे हैं, आईजीबीसी हो, सर्टिफाइड बिल्डिंग्स हो या ग्रीन बिल्डिंग्स हो, लेकिन पवई में जब हम जाते हैं तो हमें ये चीज़ पहले से वहाँ मिलती है जी। ये कैसे? और इनफैक्ट एक और चीज़ मैंने देखा था जिसमें आपने पहला सीवेज ट्रीटमेंट भी शायद वहाँ पर आपने बनाया है, उसको एक बार बताइए। जब हम पवई गिरने गए तो हम मलबार हिल में रेंटेड हाउस में रहते थे, लेकिन मलबार हिल रहा। करेक्ट। तो जो प्रसिद्ध लोग थे वहाँ अच्छे मकाने बने। साउथ बॉम्बे में हॉस्पिटल्स गिना जाए तो अच्छे हॉस्पिटल्स उस ज़माने में साउथ बॉम्बे में थे। मेरा स्कूल कैंपियन स्कूल साउथ बॉम्बे में रहा। हमें एक ही विचार था कि हीरानंदानी गार्डन्स पवई ऐसे बननी चाहिए जो पूरे मुंबई में सबसे बेहतरीन हर आइटम रहे। रोड्स हम फर्स्ट प्राइवेट लेआउट में हमने कंक्रीट रोड बनाए। हम फर्स्ट टाइम मुंबई में डक्टेड रोड्स बनाए कि पूरे वो टेलीफोन केबल्स दो सब डक्टेड, उस जमाने में जब कोई प्राइवेट लेआउट में कभी नहीं किया। 30 साल पहले हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर। 40 लाख लीटर हर रोज हम 30 साल से प्रोसेस कर रहे हैं और वो हम रिसाइकल करके गार्डन्स, बिल्डिंग्स, रिन्यूज में हम यूज़ करते हैं। हमने वहाँ पूरे पवई 250 एकड़ के हैं। हम जब खरीदे तो वहाँ 20 झाड़ थे, 20 ट्रीज। आज के तारीख में 4 लाख झाड़ वहाँ हैं। तो पूरा ग्रीनरी कर दिए। स्कूल बनाना था तो एक ही विचार था कि हमारे जो कैंपियन स्कूल है साउथ बॉम्बे में उससे बेहतरीन बनना चाहिए। जब हमने हॉस्पिटल बनाया, वहाँ एक ही आइडिया थी कि 3 हॉस्पिटल में पिताजी जाते थे, जसलोक, ब्रिज कैंडी और बॉम्बे हॉस्पिटल। एक ही मन में था कि ये तीनों हॉस्पिटल से ये ज़्यादा बेहतरीन बनना चाहिए और पिताजी के नाम पर ये हॉस्पिटल हमने बनाया। तो ये बनाया। वाटर प्रूफिंग जो हमने किया वो भी हमें ऐसे किया कि कोई लीकेज नहीं हो और क्वालिटी हमने एकदम डबल डाउन कर दिए। तो ये सब आइटम करने के बाद लोगों को ये सेटिस्फैक्शन रहा कि ये बेस्ट इन क्वालिटी, भले वो दूर की जगह है लेकिन इसकी क्वालिटी से कोई भी जगह बॉम्बे में इससे बेहतरीन नहीं है और आज भी है। तो उस हिसाब से वो क्वालिटी बिगिनिंग से हम करते गए और वो लोगों को बहुत ही पसंद आ गया, क्योंकि अच्छी मकान, ये वो गार्डन्स रहे, स्कूल, हॉस्पिटल, रिटेल, शॉपिंग, ऑफिसेज, आईटी, सब कुछ वहाँ मिल गया। तो ये हम करते गए और कारवां बनते गया। मैं अक्सर कई डेवलपर से बात करता हूँ सर, और उनके विज़न को जानने की कोशिश करता हूँ कि आप
कैसा डेवलपर बनना चाहते हैं, आप कैसा ब्रांड बनना चाहते हैं, तो बहुत लोगों का कहना होता है कि हम निरंजन सर जैसा ब्रांड बनाना चाहते हैं, हम उनकी तरह रियल एस्टेट करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आप, क्योंकि वो दौर था, आपके साथ साथ और भी कई बड़े प्लेयर्स उभर रहे थे, तो आज आप दूसरे प्लेयर्स को कैसे देखते हैं? आप उनसे, आपसे तो तमाम लोग सीखते हैं, आप किससे सीखते हैं? हम सबसे सीखते हैं। छोटे भी बिल्डर हो या बड़े बिल्डर हो, वैसे नहीं देखना है। हमें आइडियाज़ कैसे लेने हैं। कोई आइडिया देते हैं, छोटा मकान बनाते हैं, लेकिन उसमें कोई चीज़ आपको पसंद आ जाती है, कुछ ग्रिल पसंद आ जाए, या कोई फिनिशेस पसंद आ जाए, या कोई प्लम्बिंग पसंद आ जाए, या कोई भी चीज़ पसंद आ जाए, तो हम उनसे सीखते हैं। ऐसे कुछ नहीं है कि हमारा शिक्षण कभी पूरा हो जाता है। आज भी हम शायद 4-5 आइटम नए जो 1 महीने के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किए, जो हमने पहले कभी किया ही नहीं, 40 साल प्लस में हमने कभी यूज़ नहीं किया, वो आज हम कर रहे हैं। दूसरे लोगों से आइडिया भी हम लेते हैं। विलायत हम जाते हैं तभी भी हमारे कुछ नहीं, दुबई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, चाइना जाके आए, चीन जाके आए, तो सब जगह से कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिलता है। लेकिन बात एक ही रहती है, एंड मैं कस्टमर रहूं तो मुझे कैसा घर पसंद आए। मैं जो मकान बना के आपको दे रहा हूँ रहने के लिए, या जो मैं ऑफिस बनाता हूँ, उसमें मैं जाके रहने को तैयार हूँ, मुझे पसंद आए, मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए मुझसे एज अ कस्टमर, वो व्यवहार से हम हीरानंदानी में काम करते हैं। यही एक मकसद है। कभी 100% सक्सेस नहीं होते, लेकिन मकसद 100% एक ही रहता है कि इट शुड बी अ कस्टमर सेंट्रिक प्रोजेक्ट। और वो मकसद रहने से आप कभी फेल नहीं हो सकते, अटक सकते, गिर सकते, मिस्टेक कर सकते, ये सब होता है। मुझसे भी होता है और हर एक से होता है। लेकिन ये कस्टमर फोकस आइडिया जो रहती है ना, उसमें आप कभी भूल नहीं कर सकते लॉन्ग रन में। तो इसलिए हमारी कंपनी अभी भी काम आगे चल रही है, क्योंकि हमारा एक ही रहता है कि हम कैसे इसको इम्प्रूव करते हैं, हम कैसे कस्टमर फ्रेंडली रहें, क्या पूरा करने के लिए। और काफ़ी हम रिपेयरिंग कर लेते हैं, सोसाइटीज़ के काम कर लेते हैं। 10 साल के बाद भी काफ़ी हमने काम करके दिया है, जहां हमें लगता है कि हमारी गलती है। बिल्कुल, जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर नहीं, लेकिन हमें लगता है कि हमने कोई गलती की है कोई बिल्डिंग में, तो हम जाके अभी मान लेते हैं उसमें, और जल्दी मान लेते हैं कि भाई ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। और लॉन्ग टर्म के लिए मेरे अंदाज से ये सही है, क्योंकि सपोज मैं कस्टमर रहूं और मुझे ये लगता है कि हीरानंदानी ने कोई सही काम नहीं किया, तो वो उनको रेक्टिफाई करना चाहिए। और जो हम समझते हैं कि भाई हमारा मिस्टेक है या कोई रेक्टिफिकेशन करने की आवश्यकता है, हम करेंगे और करते रहें। तो मेरे अंदाज से ये अंतर एक है जो लोग शायद समझते, हमने तो बेच दिया, आपने ले लिया, हमने काम पूरा कर दिया, आप सेटिस्फाई थे, तो इसलिए हमें आगे कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। आज भी हम स्ट्रीट्स, पवई के स्ट्रीट साफ़ करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, सिक्योरिटी रखे हैं पूरे एरिया में, तो उस हिसाब से हम, ऑफ कोर्स पुलिस भी तो है वहाँ एरिया में और वो अच्छी तरह से देखते हैं, लेकिन हम उनको सपोर्ट करते हैं, ट्रैफिक का हम देखते हैं वो उस एरिया में। तो इस बात से क्या हो रहा है कि हम जहाँ हम डिलीवर बहुत साल पहले भी किए हैं, उसको आज भी हम उसको हेल्प करते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि आप अगर अंधेरी की तरफ से जाइए और बीच में हीरानंदानी से होते हुए गुजरिए तो सडनली आपको लगता है कि आप बॉम्बे से कहीं और आ गए हैं, और फिर आप वापस उस जगह से गुजर के, हीरानंदानी गार्डन से गुजर के फिर आप मुंबई में आ जाते हैं, तो वो थोड़ा अलग दिखता है। मैंने एक चीज़ देखी, बीते कुछ वर्षों में आपने काफ़ी एक्सपेंशन किया है रियल एस्टेट के अलावा दूसरे सेक्टर्स में। आप अलीवा जैसा ब्रांड लेकर आए, हाइकू तो आपने बनाया ही बनाया, उसके अलावा आप जीवीज़ आपने अप करनी शुरू की, आपने डेटा सेंटर बनाया। तो इस समय डाइवर्सिफिकेशन को लेकर आपका प्लान कैसे आया? ये शुरुआत में क्यों नहीं आपको लगा कि शुरुआत से ही ज़्यादा फैलाव करते हैं? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि रियल एस्टेट में ज़्यादातर डेवलपर बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कर लेना चाहते हैं, लेकिन आपने एकदम लास्ट में एकदम आराम से उसको एक्सपेंशन को प्लान किया, ऐसा क्यों? हर एक
हर एक नई चीज़ करने के पहले हम काफ़ी सोचते हैं। हमारा फोकस ज़्यादा रहता है जहां हम अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे एक ही आइडिया रहती है कि हम कैसे फोकस करके काम करें। एक समय आ गया कोविड के बाद कि हम ये सोचे कि भाई हम नए, और उस समय में टाइम मिला कि क्या करना चाहिए। तो उस समय काफ़ी ऐसे विचार आ गए कि हम क्या करें, जो हमारा जो काम है उसको और कैसे अच्छी तरह से फैलाएं, जो नॉर्मल रूट से हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम जुड़ गए। हम बोले कि भाई जॉइंट वेंचर करना है तो करेंगे। तो वो हमने शुरुआत कर दी। एक आइडिया थी कि काफ़ी डेवलपर्स हैं जिसके पास वो कैपेसिटी नहीं है, फाइनेंशियल कैपेसिटी भी रही, लेकिन जो काम हम कर पाते हैं और जितना हमारे पास स्किल्स हैं और जितने हमारे पास ओवरऑल कैपेसिटी है, वो हम यूज़ करके दूसरों को हम ये मदद कर सकते हैं। तो हमने एलिवा का एक ब्रांड क्रिएट किया। स्कूल्स और कॉलेजेस हम किए। आज की तारीख में हम 14 कॉलेजेस चलाते हैं, 6 स्कूल चलाते हैं। पवई और थाने का तो काफ़ी प्रसिद्ध है। और एक स्किल डेवलपमेंट का सेंटर कर रहे हैं हम। 3000 गरीब से गरीब बच्चों को हर साल स्किलिंग कराते हैं। हॉस्पिटल चलाते हैं। तो ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट एरिया में हम काम करते हैं। और ये लगभग इनिशिएटिव तो मेरे पिताजी ने करवाई थी मुझे, जब मैं लगभग 50 साल का था तब की बात है। और एक बार उसमें जुड़ गया तो कभी कभी ऐसे भी सोचता हूँ कि बाकी का रियल एस्टेट और बिजनेस छोड़ दूँ और पूरा इसमें ही काम करूँ, लेकिन वो नहीं छूटता और ये भी चल रहा है, तो दोनों काम करते रहते हैं। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी है जहाँ स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स कर रहे हैं और ये रियल एस्टेट कर रहे हैं। बाकी रहा डाइवर्सिफिकेशन का, जैसे आपने अभी जिक्र की, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है और हमारा सोच ये था कि उसको हम कैसे बढ़ाएं, जहां हमारे कोर स्किल्स जो हैं उसको हम कैसे यूज़ करके ज़्यादा लोगों को दिलवा सकें। तो ये इसके हिसाब से हमने करवाया। बाकी रहा डेटा सेंटर, वो तो शायद दर्शन, मेरे बेटे को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हमको ये करना है और वो अभी शायद बहुत जल्दी से जल्दी लिस्टिंग में जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़े पैमाने में उनका काम चल रहा है और शायद इंडिया में सबसे ज़्यादा एनवीडिया चिप्स इन इंडिया उनके पास है, योटा के पास। तो वो काफ़ी एक और नई चीज़ को बढ़ा दिया है। तो हम कुछ किए तो वो भी कुछ छोड़ते नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन को कोई, वो हमारे से कोई कम नहीं। डेफिनेटली सर, यही चीज़ शायद आपके फादर ने आप में देखी और आप दर्शन जी में देखते हैं। इसके अलावा जो आपके तमाम सेक्टर में आपका योगदान है, आप एजुकेशन में भी हैं, 14 स्कूल जो आपने बताया उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, स्किल सेंटर भी आप चला रहे हैं और कमाल की बात है इन सब में आप एक्टिव हैं। इससे इतर आपने 65 की एज में पीएचडी की है और पीएचडी का जो विषय है वो भी बड़ा गजब है, हाउसिंग रेवोल्यूशन इन इंडिया, चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स। हाउसिंग में आपने इतने साल काम किया और सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छे ब्रांड थे, आप सब जानते थे और बहुत अच्छा कर रहे थे। फिर पीएचडी करने की क्यों आपने ठानी? क्योंकि एक बड़ा समय जाता है रिसर्च में, पीएचडी में, और वो करना अपने सारे काम से समय निकाल के। मेरे नाम में, मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंदानी, मैं मिस्टर निरंजन हीरानंदानी। पीएचडी करने से मेरा नाम डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी बन गया। ये छोटी बात है लेकिन मस्ती मस्ती में ही कर ली। हमारे एक कॉलेज के प्रिंसिपल आए थे जो कहा कि हमें परमिशन चाहिए पीएचडी करने के लिए। तो मैंने कहा मुझे भी करना है। तो वो बोले अच्छा ये उम्र में करेंगे? तो मैं बोला कोशिश तो करने में कोई ट्राई करते हैं। तो हम भी जुड़ गए और वो भी पीएचडी किए और साथ साथ में हमने मेहनत करके पीएचडी कर दी। कष्ट था वो थीसिस बनाने में, वाइवा में तकलीफ़ नहीं हुई, इंटरैक्टिव आज सब्जेक्ट हमारी थी इसलिए, लेकिन वो थीसिस बनाने में काफ़ी वक्त निकल गया। 1.5 साल मुझे लगा, 1.5 नहीं 2 साल होने को आए और हमें पूरा कर दिया। पर मज़ा आया ये काम सीखने में। आई एम अ लर्नर ऑल माई लाइफ और मैं टीचर भी हूँ, आज भी मैं टीचिंग करता हूँ
कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टीचर नहीं हूँ, पर जनरल टीचिंग जरूर करता हूँ। ओके आपने ये जो सब्जेक्ट चुना सर पीएचडी का, और उसके बाद मैंने देखा कि तमाम बोर्ड्स में भी हैं आप एडवाइजरी भी करते हैं, आप गवर्नमेंट से भी नरेटको के ज़रिए कनेक्ट रहते हैं, रियल एस्टेट की पॉलिसीज़ पर भी आप अपनी राय देते हैं। तो मेरा ये आपसे सवाल ये है कि देश का रियल एस्टेट क्या अब सही दिशा में है? क्योंकि पिछले 5-7-8 सालों में हमने देखा कि रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा बूम है। 2008 के बाद जो एक मंदी का माहौल दिख रहा था हमें, वो कोविड के टाइम में अचानक बदल गया। जो अनसोल्ड इन्वेंट्री थी वो बड़ी तेज़ी से निकलने लगी, घर को लेकर लोगों का परसेप्शन बदल गया। तो ये जो बूम अचानक आया, तो ये क्या रियल एस्टेट बिल्कुल सही दिशा में है? क्योंकि जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं पवई को ध्यान में रख के बात करता हूँ, लेकिन आज हम देखते हैं कंक्रीट जंगल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दिल्ली की जो स्थिति है, AQI लेवल 600 के आसपास है सर। मुंबई में भी हवा की क्वालिटी अच्छी नहीं है। आप अगर बेंगलुरु जाते हैं तो वहाँ पर पानी की कमी है। तो ये जितने भी टॉप सिटीज़ जिनका हम जिक्र करते हैं, जो पूरा रियल एस्टेट जिन पर निर्भर करता है, इनका डेटा ही देश के रियल एस्टेट की तस्वीर बयां करता है। लेकिन क्या ये सही दिशा में है? देखिए, रोटी कपड़ा मकान, रोटी हम पूरा कर दिया, कपड़ा हम हर एक को पहुंचा दिया, मकान नहीं कर पाए। मुंबई हमारे देश के सबसे अमीर शहर है, लेकिन 50% हमारे रहवासी झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो रियल एस्टेट तो सक्सेसफुल नहीं रहा। निरंजन हीरानंदानी सक्सेस रहा, माडा सक्सेस रहा, MMRDA सक्सेस रहा, सिडको सक्सेस रहा, हर एक मैंने इंडिविजुअल सक्सेस हो गया, लोडा साहब सक्सेस हो गए, लेकिन रियल एस्टेट सक्सेस नहीं हुआ। जब तक हम हर एक को छत नहीं दिलाएंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, तब तक रियल एस्टेट पूरा नहीं हुआ। तेजी आ सकती है, मंदी आ सकती है, सब कुछ हो सकता है। जब तक हम सबको अफोर्डेबल घर आइदर ओनरशिप और रेंटल में हम तब तक नहीं दिलाएंगे, जब तक नहीं करेंगे, ऐसे नहीं निरंजन के लिए नहीं, हमारे ड्राइवर के लिए, हमारे प्यून के लिए, हमारे लोग जो यहाँ वर्कर आते हैं काम करने के लिए, उनको छत नहीं मिले, अफोर्डेबल छत नहीं मिले, तब तक मेरे अंदाज से वी हैव नॉट सक्सीडेड इन रियल एस्टेट। वो सरकार सक्सेस किया है कि प्राइवेट सेक्टर है, वो नहीं देखना, हमें ये देखना है कि देश सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। उस हिसाब से मैं समझता हूँ अभी दिल्ली दूर है, तो ये अभी समय लगेगा हमको ये पहुँचने में, लेकिन हम अभी तेज़ी रफ्तार से चल रहे हैं, वो बात सही है। लेकिन सरकार को इसके ऊपर ज़्यादा गौर दे के, ज़्यादा फोकस करके इसको सक्सेस, प्रधानमंत्री आवास योजना लेके आए, देवेंद्र फडणवीस साहब अभी एक बोले हम क्रांति कर रहे हैं कि झोपड़पट्टी का इसका निर्माण जल्दी से जल्दी हो, जूने बिल्डिंग जो गिर रहे हैं उसको रीडेवलपमेंट हम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, ये सब है, पानी के प्रॉब्लम्स हैं, रोड्स की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है। पर देखिए ना, अभी मेट्रो तो आया है, 300 किलोमीटर मेट्रो बन रहा है, कोस्टल रोड बन रहा है, क्रॉस हार्बर ब्रिज बन गया, नया एयरपोर्ट बन रहा है, रीडेवलपमेंट ऑफ धारावी हो रही है, तो काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। अभी मेरे अंदाज से तो अगले 10 साल में शायद हम वहाँ कैसे भी पहुँच जाएंगे, लेकिन इसी रफ्तार पर हम चलेंगे तो ही पहुँच सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हम वहाँ फोकस छोड़ दें, सरकार फॉर स्टेट फॉर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी छोड़ दे या केंद्र सरकार छोड़ दे, तो ये काम पूरा नहीं हो सकता। दोनों ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर 100% फोकस करना है। जैसे हम सोच रहे हैं ना कि हम पाकिस्तान से पहुंच जाएंगे, उनके साथ जंग हो जाएगा तो हम जीतेंगे, तो हमें ये भी हाउसिंग के ऊपर भी एक जंग करने की आवश्यकता है। हम बोलते हैं हाउसिंग फॉर ऑल, हम कर रहे हैं और हो रहा है, लेकिन हमें अभी हाउसिंग फॉर ऑल नहीं करना है। वी हैव टू क्रिएट अ हाउसिंग रेवोल्यूशन। हमें एक जंग करनी चाहिए कि हम बोलना चाहिए कि इसको कोई भी हिसाब से हमें जीतना है 5 साल के अंदर।
और हम जीत सकते हैं। पैसे की कमी नहीं है, ये एक विजन और इम्प्लीमेंटेशन की कमी रही है हमेशा से, और ये हम पूरा कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, प्राइवेट सेक्टर को करना है, ये तीनों को मिल के ये काम करना, लोकल अथॉरिटी को करनी है, ये सबको करना है। वो ध्यान हमने दिया नहीं है जितना हमको देना चाहिए। और मैं उल्टा समझता हूँ कि हमने नहीं किया तो एक अपॉर्चुनिटी है हमको करने में। देश को दिखाओ, लोगों को दिखाओ और करके दिखाओ, और हो सकता है। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगले 5-6 साल 10 साल के अंदर ये सब पूरा हो जाए। डेफिनेटली कोशिश तो बहुत हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी वो लेकर आए थे योजना, और बहुत ही सक्सेसफुल रही। हालांकि 2022 तक सबको घर देने का प्लान था जो पूरा नहीं हुआ, लेकिन तब भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो हम देखते हैं। और ये जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं ये बताती हैं कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि शायद हमारे पास स्किल की कमी है या और भी कई कारण हो सकते हैं। तो ये मेरा सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है सर कि जब हम सिंगापुर जाते हैं, जब हम किसी विकसित शहर में जाते हैं, विकसित देश में जाते हैं और उसके मॉडल को देखते हैं और अपने मॉडल को देखते हैं, तो हमारी इकॉनमी उनसे कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो फिर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ तक? वो साफ़ सुथरी सड़कें, जहाँ सड़क पे कचरा ना हो, वो साफ़ सुथरे फुटपाथ, वो अच्छे पार्क हम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं? इनफैक्ट एक और इस पे सर मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जबकि आप दिल्ली का एरो सिटी एरिया देखिए, मुंबई का एयरपोर्ट के आसपास का एरिया देखिए या बीकेसी देखिए, हमने वहाँ डेवलप कर लिया, तो पूरे शहर में इसको प्लान करने में हम कहाँ चूक जाते हैं? दिक्कतें कहाँ आती हैं? कोई भी वस्तु आप करने जाए ना, पूरे देश में, हमारा देश बहुत बड़ा है, सिंगापुर और दुबई से कंपेयर नहीं कर सकते। आप चीन से कंपेयर करिए, चीन को 20 साल लगे, 25 साल लगे कि ये सब परिवर्तन करने के लिए, लेकिन वो टोटलिटेरियन रेजिम थी और उसका फोकस रहा। अब आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी जी का इसके ऊपर फोकस है, इसलिए अब होगा। पहले क्या था कि हम ये कर रहे हैं, एक ऐसे था कि हो रहा है, सरकार के एजेंसीज बना रहे हैं, वो होता है नहीं होता है, अच्छी तरह से होता है, क्वालिटेटिव हो से सड़क बनाते हैं, फिर रिपेयर में जाते हैं, पॉटहोल्स होता है हर जगह, ये क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है। ये सब परिवर्तन लाना है और हमें ये कहना है कि हम मकान जो बनाएंगे गरीब लोगों के लिए बनाएंगे, वो भी एक क्वालिटी के मकान है, उसमें भले अम्यूनिटीज़ नहीं हो, मार्बल फ्लोरिंग नहीं हो, लेकिन उसकी क्वालिटी ऐसी हो कि 100 साल तक ये मकान चले। ऐसे हमें नेसेसरी बनना है। और जो नहीं बनाते हैं ना, तो उसको सूली पर चढ़ा देना चाहिए। अभी ये एक्सेप्ट नहीं कर चाहिए। रोड बराबर नहीं बनाते हैं ना, तो वो सब जो उसमें है ना, उनको सूली पर चढ़ा देना चाहिए, 25 साल के लिए जेल में डाल देना चाहिए, तो वापस रोड नहीं बनाए। लेकिन जब तक हम ये दोनों बात नहीं करेंगे और इसके ऊपर हम जंग नहीं लड़ेंगे, हम पाकिस्तान से जंग बाद में करें, लेकिन हमारा घर मकान सब लोग को दिलाने के लिए जंग नंबर 1 कर दीजिए, उसको जंग नंबर 2 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन इसको जंग नंबर 1 हम कर देंगे। हम चंद्रमा में साउथ पोल पर जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सका, हम पहुँच गए। और हमारा जो कॉस्ट रहा वो नासा से 10% खाली कॉस्ट रहा, वो भी हम कर पाए। पूरे माइक्रोसॉफ्ट, नासा के जो इंजीनियर्स हैं वो इंडियन इंजीनियर्स हैं। हमारे इंजीनियर्स दुबई जाते हैं, उनकी क्वालिटी जो काम करते हैं वो सही है। आप क्यों नहीं मांग सकते कि हमारी क्वालिटी भी दुबई से ज़्यादा बेहतरीन हो? जब हमारे लोग वहाँ जाके काम करके अच्छे काम करके आते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए पार्लियामेंट हाउस जाके देखिए, नए जो पार्लियामेंट हाउस बने कैसे क्वालिटी बनी है। राम मंदिर देखिए कैसे क्वालिटी अच्छी बनी है। काफ़ी हाईवेज जो नए बने हैं, गडकरी साहब जो बनाए, काफ़ी बेहतरीन बने। कोई रोड्स बने हैं वो घटिया रोड्स बने, पॉटहोल वाले। तो ये दोनों को दिखा के इसका 2 अंतर दिखाना है कि बैड क्वालिटी पीपल शुड बी हैंग्ड, नो दिस थिंग ओवर इट, एंड गुड पीपल शुड बी अवॉर्डेड कि भाई ये अच्छा काम किए और उनको हमें ज़्यादा देना चाहिए। जब तक ये हम जंग नहीं लड़ेंगे तब तक हम ये मकसद पर पूरा नहीं हो जाएंगे। और हमारे पास बहुत एक्सक्यूजेस हैं क्यों हम नहीं पहुँचे।
लेकिन हम कर सकते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि अगले 5-10 साल के अंदर हमारी लीडरशिप जो है स्टेट पर, देवेंद्र फडणवीस साहब, सेंटर में मोदी साहब, ये दोनों कर पाएंगे। आपकी बातचीत होती है मोदी जी से? मोदी जी से बात नहीं, हम एसोचैम में थे तभी काफ़ी है, और नरेटको के द्वारा हम काफ़ी रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं, तो काफ़ी उनका बहुत आगे चल रहा है। और सरकार में जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके साथ हम रेगुलरली कम करते हैं, और नेचुरली उनके पास बात पहुंचती है, और शायद ये भी बात पहुंच जाएगी तो आपके द्वारा, तो ये जल्दी हो जाएगा। लेकिन काफ़ी काम हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। लेकिन हमें वो जैसे बोलते हैं ना, अर्जुन के वो तीर की बात है ना, उसको ऊपर फोकस ऐसे होना चाहिए कि ये होना ही है। जैसे हम 300 किलोमीटर मेट्रो कैसे बना दिए, एयरपोर्ट कैसे बना दिए, क्रॉस हार्बर ब्रिज कैसे बना दिए, ये सब बना दिए तो फोकस है ना, बाकी और कोई है ही नहीं चीज़। पैसे की कमी नहीं है। पहली बार 20 साल पहले किसी से बात करते थे पैसे, बोलते पैसे कहाँ से आएंगे। अब गडकरी साहब को पूछे, बोलते कब पैसे की कोई कमी है, बोले कौन से रोड और चाहिए, वही बात से जबान से निकलती है। तो ये है, और फडणवीस साहब भी यही बोलते हैं। अगर मैं सर रियल एस्टेट की कुछ बड़ी चुनौतियों की बात करूं, जाहिर तौर पर रियल एस्टेट पिछले कई वर्षों में बेहतर हुआ है, अप्रूवल प्रोसेस अच्छा हुआ है, हम कई डेवलपर से बात करते हैं तो निकल कर आता है, लेकिन आपके हिसाब से अभी भी क्या चीज़ें होने की ज़रूरत है जो इस बिज़नेस को स्ट्रीमलाइन कर दे? जो डिले होता है, चाहे टेक्नोलॉजी को के हिसाब से हो, चाहे अप्रूवल के हिसाब से हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात बहुत दिन से हो रही है, हालांकि उस पर काम भी हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो बड़ी चुनौती आप क्या देखते हैं? आई थिंक तीन एस्पेक्ट है। नंबर 1 एस्पेक्ट है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो आपने कहा है, केंद्र सरकार, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और दूसरे काफ़ी पहले से बहुत ही बेहतरीन बनी है। काफ़ी टेक्नोलॉजी के द्वारा वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर दी है। लेकिन जो ईज़ ऑफ बिजनेस ज़रूरत है हमें है, वो अभी भी कमी है। तो हम कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, लेकिन जो आइडियल है वहाँ नहीं पहुँचे, और वो आइडियल पहुँच सकते हैं क्योंकि काफ़ी डिपार्टमेंट्स में उन्होंने कर लिए हैं। तो इसी हिसाब से मेरे अंदाज से है कि रियल इस्टेट में भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में दिल्ली दूर है, बहुत कुछ बाकी है उनको करना है, और वो कर सकते हैं, और उनको पता ही है क्या करना है। ऐसे नहीं है मुझे आपको कहना और वो आप उनको बताएंगे, उनको ज़्यादा पता है, हमारे से भी ज़्यादा उनको पता है। सेकेंड बात जो रही है वो है प्लानिंग एंड फोकस। ये प्लानिंग एंड फोकस क्या हो जाते हैं कि 5 बॉडीज़ हैं हमारे पास, और वो 5 बॉडीज़ अलग अलग प्लान्स बनाते हैं, लेकिन एक टोटलिटी प्लान हम सोचें कि इसको मुंबई की जो पेरिफेरी एमएमआर की है, जो एमएमआरडी और वो सब देख रही है, उसको हम कैसे एडवांस में इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, रोड्स के हों, मेट्रोस के हों, सिर्फ मुंबई शहर में नहीं, पनवेल में देखो, पनवेल से करजत को देखो, या आउटस्कर्ट्स पर देखो, नए नए एरियाज़ में अभी बिल्डिंग सब आ जाएंगे, रोड्स बाद में आएंगे, बाकी के जो काम होते हैं वो बाद में होते हैं। तो मेरे अंदाज से उसको प्लानिंग करना चाहिए, वो सेकंड बात उसमें रही। एंड थर्ड बात जो है वो हमारी जो टारगेट्स है, वो जैसे हाउसिंग की टारगेट्स है या कुछ भी है, उसको हमें एक टोटल प्लान बना के रखना है कि ये हमको पूरा करना है। और लास्ट जो बात है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग रेंटल पर, क्योंकि अमीर से अमीर देश यूनाइटेड स्टेट्स में आज भी 50% लोग जन्म से मरण में तक किराए के मकान में रहते हैं, रेंटल हाउसिंग, और यहाँ हमको वो मिलता नहीं है, अफोर्डेबल हर सेगमेंट के लिए नहीं मिलता, और वो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पॉलिसीज़ चेंजेस करना है, कानूनी चेंजेस करना है, टैक्स बेनिफिट्स उसको देना है, जीएसटी के हमको कंसिडरेशन करना है, और वो करने के से मेरे अंदाज से ये सेकंड कैटेगरी के जो हमको बनाना है लोगों के लिए जो ट्रांसिट पर आते हैं, या जो बॉम्बे में टेम्पररी रहते हैं, या वर्कर्स आ जाते हैं, या आईटी के जो ट्रांसफर्स पर आते हैं, या आपके जर्नलिस्ट दिल्ली से बॉम्बे आए, बॉम्बे से इधर जाए, तो उनके लिए इजी रेंटल किराए का मकान आपको करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा गौर देने की ज़रूरत है। तो मेरे अंदाज से ये सब पॉलिसीज़ चल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर
और गौर करने की ज़रूरत है। तो रियल एस्टेट में बहुत डीपली नहीं जाते हैं क्योंकि उस पर तो हम अक्सर आपसे बात करते रहते हैं, आप पर ही वापस लौटते हैं। एक चीज़ हमने आपकी अक्सर देखी है कि आप फिटनेस फ्रीक हैं, आप फिटनेस को लेकर बड़ा ध्यान रखते हैं। दूसरा, कभी भी आपका मूड होता है, कभी आप लोकल ट्रेन में घूमने निकल जाते हैं, कहीं आप मैराथन दौड़ने निकल जाते हैं। ये मस्त मौला अंदाज़ कैसे आपका अचानक आ जाता है? मुझे अच्छा लगता है, हर एक चीज़ करने में अच्छा रहता है। साधारण लोग के साथ जाने में, ट्रेन तो जाने में मुझे कोई परवाह नहीं है, और सबअर्बन ट्रेन में भी जा सकता हूँ और मर्सिडीज़ में भी जा सकता हूँ, दोनों में कोई अंतर मुझे दिखता नहीं है। और कॉमन लोगों से मिलके उनसे बातचीत करने में, उनका समझने में बहुत ही अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स के साथ मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि एंड ऑफ लाइफ तक हम उनके साथ जुड़े रहें, तो इसलिए मैं कॉलेजेस और स्टूडेंट्स के साथ बहुत संपर्क रखता हूँ। तो ये मेरा माहौल रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये ह्यूमिलिटी और साधारणपन पिताजी से मेरा शिक्षण रहा है। वो भी ऑर्डिनरी लोगों के साथ बहुत संपर्क करते थे, कहाँ भी जाते थे तो कोई प्यून भी हो जाए ना तो उनसे वो बात कर लेते थे, और बहुत ही सीनियर थे, फिर भी उनको कोई परिवर्तन। मुझे लगता है कि उनकी आदत मुझे थोड़ा कुछ लग गया, उनके जितना नहीं, लेकिन फिर भी मैं हर एक के साथ बहुत इजी रहता हूँ। सेकंड बात रही है कि लगभग 10-12 साल से पहले मेरी तबीयत बीच में, मैं 50 साल का था तो काफ़ी तबीयत ख़राब हो गया था, और शायद लोग समझते थे कि अभी ये जाएगा तो बच के तो उसके बाद में थोड़ा हेल्थ के ऊपर, कसरत के ऊपर, खाने के ऊपर इतना पूरा काबू नहीं है जितना होना चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं और भी थोड़ा काबू रखना चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज और ये सब करने में मैं काफ़ी रेगुलर हूँ। प्योर गुजराती खाना, वेजिटेरियन और साधारण खाना मुझे चलता है, और मैं पर्टिकुलर नहीं हूँ कि मुझे ये ही खाना चाहिए। जो लोग देते हैं, परोसते हैं, सब चलता है, और पाव भाजी भी खा लेता हूँ। और आस्था को लेकर कैसा है? आप ध्यान वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं? बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं या ठीक है वैसा? मैं 3 मंदिर का ट्रस्टी रहा हूँ, मुझे पता है, श्रीनाथ जी, बाबुलनाथ और झूलेलाल टेम्पल का ट्रस्टी रहा हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा, मेरे वाइफ और मेरे में ये अंतर है कि मैं कर्म योगी हो, वो धर्म योगी है। तो मैं भगवान को पूरा मानता हूँ, वो भी पूरा मानती है, लेकिन उनका मानना अलग तरीके से, वो ज़्यादा धर्म में ज़्यादा है और मैं कर्म में ज़्यादा हूँ। तो मैं मंदिर में ज़्यादा काम कर सकता हूँ, वो पूजा ज़्यादा कर सकती है। हमारा मैचिंग यहाँ भी लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन ज़्यादा चलता है। मंदिर आप बनाइए, बाकी पूजा का काम वो ज़्यादा करती है। वेरी नाइस। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सर आपसे मैं समझना चाहूँगा कि बहुत सारे डेवलपर हैं जो आपको आइकन की तरह देखते हैं, वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको एक ही सोचना है कि लोग आपके पास लाखों रुपया, करोड़ों रुपया देके जाते हैं, आप उनकी जगह पर होते तो आप कैसे व्यवहार करते और क्या आपको उनको देते। एक बार आपका सोच वहाँ हो जाए ना, तो आप परफेक्ट डेवलपर बन जाएंगे, क्योंकि आपका मकसद ये रहेगा कि हम कस्टमर को उनका जो वर्थ है और जो चीज़ हम कमिट करते हैं उनको हम पूरा करें। दैट इज़ नंबर 1 एज फार एज। सेकेंड, एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ लाइफ में लोग आपको कैसे याद करेंगे? क्योंकि आप हज़ारों लोगों से मिल लेते हैं, लाखों लोगों की लाइफ में मिल जाते हैं, जन्म से लेके मरण तक आप कितने लोगों को मिलते होंगे, या कनेक्ट होते होंगे या डायरेक्ट होते होंगे। जो लोग आपसे मिलते हैं, कितने लोग आपको बाद में पॉजिटिव वे में याद करेंगे। ये दोनों आप सोच लेंगे ना, तो आप परफेक्ट बिल्डर नहीं, आप परफेक्ट कुछ भी बन जाएंगे। डॉक्टर भी बन जाएंगे, लॉयर भी बन जाएंगे, बिजनेसमैन भी बन जाएंगे, जर्नलिस्ट भी बन जाएंगे, सब कुछ आप बन सकते हैं सही, क्योंकि आपका माइंड एक ही है कि व्हाट इज़ इट द सेवा दैट आई एम डूइंग, व्हाट इज़ इट आई एम गिविंग बैक टू सोसाइटी। ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, तो हमने क्या किया, जन्म से मरण तक हमने क्या किया, सब कुछ ईश्वर ने हमें दिया है, गुड हेल्थ दिया है, ये दिया है, वो दिया है, सब कुछ दिया है। तो हम रिटर्न क्या करेंगे जाने के पहले, और लोग हमें कैसे याद करेंगे।
मैं एक ही समझता हूँ कि दैट इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट दैट गॉड हैज़ गिवन अस, एबिलिटी टू गिव। और जिस दिन हम ये पूरा करते जाएंगे ना, तो एक जब हम चले जाएंगे और जाने का समय आ जाएगा, तो एक सेटिस्फैक्शन से हम चले जाएंगे कि हमारा ये ज़िंदगी नहीं सही रही। ठीक है, विज़न अच्छा है आपका, लेकिन रियल एस्टेट को बहुत ज़रूरत है आपकी, और हम तो चाहेंगे कि लंबे समय तक आपको रियल एस्टेट को आप मिलते रहें। एक समअप करूंगा जल्दी से, कौन सी बात है जो निरंजन सर को सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है? मैं जल्दी गुस्सा नहीं होता, तो एक प्रश्न में नहीं होता। नाराज़गी ज़रूर होती है कि जो लोग अच्छे काम में अड़चन डालते, वो पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, एक्सटॉर्शनिस्ट हो, अननेसेसरी एक्टिविस्ट हो। सही एक्टिविस्ट मैं पसंद करता हूँ, लेकिन अननेसेसरी एक्टिविस्ट है जो लोग कुछ काम नहीं कर सकते हमारे देश के लिए या कोई चीज़ के लिए, लेकिन वो लोग अड़चन लेके आ सकते हैं। लेकिन मैं उसके बारे में गुस्सा बाहर नहीं आता वैसे, लेकिन अंदर मुझे गुस्सा रहता है कि ऐसे लोग, नालायक लोग हमारे देश में क्यों हैं। क्योंकि हमारा एक पॉजिटिव एक एंगल बहुत है कि हम अच्छा काम कर सकते हैं, वो पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, साधारण लोग हो, ऑर्डिनरी लोग हो, अच्छे लोग हों, लेकिन ये है। लेकिन वो मेरा गुस्सा कभी बाहर नहीं आता, तो इसलिए मुझे गुस्सा वैसे नहीं आता, लेकिन शायद अंदरूनी मुझे गुस्सा रहता है इन लोगों के विरुद्ध। पर मैं यही समझता हूँ कि ईश्वर उन लोग को देख लेगा, हमें तो हमारा पॉजिटिव काम करते रहना है और इसके ऊपर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना। मुझे उनके ऊपर ध्यान ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। हमें पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, आपके साथ संपर्क करना चाहिए, लोग अच्छे लोगों के साथ संपर्क लें और अच्छा काम करते रहना चाहिए। ऐसे लोग तो शायद, पता है ईश्वर ने क्यों रखे कि ऐसे बुरे लोग हैं ना, तो हम अच्छे दिखते हैं, नहीं तो हम अच्छे दिखेंगे कैसे? सब लोग अच्छे होंगे तो निरंजन कैसे अच्छा होगा? कोई बुरे लोग भी चाहिए तो हम अच्छे दिखे, इसलिए गुस्सा नहीं लगता। अच्छा है, ईश्वर वैसे बुरे लोग बनाते हैं कि इन कंपैरिजन निरंजन इज लुकिंग गुड कंपेयर्ड टू हिम। आई मे नॉट बी गुड बट आई एम कंपेयर्ड टू हिम आई एम वेरी गुड, तो इसलिए गुस्सा नहीं है। आप बहुत सारे स्टूडेंट से मिलते हैं, मैंने भी बहुत लोगों से मुलाकात की बात की, तो एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है कि जो नौकरी कर रहा है कहीं ना कहीं उसमें टीस है कि मैं ये नहीं करूँगा, मुझे कुछ और करना है। तो क्या निरंजन सर के साथ भी कभी ऐसा रहा है कि अपने करियर के दौरान में या आज भी कोई टीस की ये हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता? नहीं, हम एम्बिशियस हैं, एस्पिरेशनल हैं, पर मैं कभी भी प्रेजेंट से नाराज़ नहीं हूँ। मैं प्रेजेंट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये चांस मिल रहा है कि ये आज काम करें। आपके साथ संपर्क होने से भी मुझे खुशी होती है। हम ये नहीं सोचते कि इसके बाद, लेकिन हम बाहर निकले तो हम ये सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तो एक एस्पिरेशनल अंदर मोड है, हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। ईश्वर की कृपा है कि वो मिल रहा है। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं फीलिंग रहा है कि मैं मुकेश अंबानी बन जाऊँ या केपी सिंह साहब जैसे पैसे हमारा हो जाए, ऐसे कभी फीलिंग आते नहीं है और वो हमारे कंपटीशन नहीं रहता। लेकिन एक जन मुझे कंपटीशन देता है, वो है निरंजन हीरानंदानी ऑफ यस्टरडे। वेरी नाइस। जो मैंने कल किया काम ना, नेक्स्ट बार आपके साथ इंटरव्यू होना चाहिए ना, निरंजन का इंटरव्यू इससे ज़्यादा बेहतरीन नेक्स्ट इंटरव्यू दीपक जी से होना चाहिए। ये मकसद रहता है। मेरे स्पीचेस होंगे ना, 25 स्पीचेस दे दिए, 26वां स्पीच मेरे 25 स्पीचेस से कैसे अच्छा हो। नरेंद्र मोदी साहब से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि उनसे बेहतरीन कैसे हो, नहीं, किसी से नहीं। तो हमें एक ही है कि निरंजन का कंपटीशन निरंजन हीरानंदानी से है कि हम कैसे इम्प्रूव करते हैं। हम दूसरे बिल्डर से इम्प्रूव नहीं करें, दूसरे डॉक्टर से इम्प्रूव नहीं किए, दूसरे टीचर से इम्प्रूव नहीं किए, लेकिन हम ज़रूर इम्प्रूव करेंगे कि माई नेक्स्ट टास्क आई शुड डू बेटर देन येस्टरडे, कॉन्स्टेंटली, ऑल द टाइम। एक अंतिम सवाल सर, ब्रिक टू बिल्डिंग हमने शुरू ही इसलिए किया है कि रियल एस्टेट को सही दिशा देने वाले लोग, जो रियल एस्टेट में जिन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है,
उनको हम यहाँ पर बुलाएं, उनसे हम बात करें, उनके विज़न को समझ पाए, ताकि जो वर्तमान के डेवलपर्स हैं, जो भविष्य के डेवलपर्स हैं, वो क्या गलतियाँ ना करें आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इस मंच पर आप किसको आमंत्रित करना चाहेंगे, क्योंकि मैं तमाम लीजेंड्स आप हैं और विजय सर से हमने बात की, आपको क्या लगता है यहाँ और किसको किसको मुझे बुलाना चाहिए, और आप आमंत्रित करेंगे तो मुझे लगता है और अच्छा लगेगा। मैं आपको 1000 नाम दे सकता हूँ, क्योंकि हर बिल्डर के पास कोई सुगंध है। आप ये समझेंगे कि हर एक खूबियाँ एक में है, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसलिए आपकी ये चर्चा 10 साल भी चलेगी और आपको मैं लिस्ट भेजते जाऊंगा। आप केपी सिंह साहब दिल्ली के लें, लोढ़ा साहब यहाँ के दें, या ओबरॉय साहब आप लें, साउथ इंडिया के कितने हमारे पास दोस्त हैं, मैं आपको लिस्ट देते जाऊंगा। आप थोड़े गौर करेंगे ना तो आप देखेंगे कि हर एक के पास कुछ न कुछ ऐसे क्वालिटी हैं जो दूसरे में नहीं है। करेक्ट। तो इसलिए आप जितने भी पॉडकास्ट करेंगे ना अलग अलग डेवलपर से, तो हमें ये खोज करना है कि ये यूएसपी उनमें क्या है। और ये आप देखेंगे, जितने भी आप 100 प्रसिद्ध डेवलपर्स को आप बुला लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि हर एक में आप भले कुछ भी कंपैरिजन करते जाएं, पैसे के तौर पर नहीं, मैं आपको बोलते हैं क्वालिटी के तौर पर आप बुलाते जाएं, तो आप देखेंगे कि इनके पास एक ऐसी क्वालिटी रही है जो दूसरों के पास नहीं है। Correct. या इनके पास से जो उनका आइडिया और डायरेक्शन है वो अलग रहा है और जो दूसरे लोग सोच नहीं पाए हैं। तो ये हमेशा रहा है। मैं समझता हूँ ये मेकर साहब हैं, उनके पिताजी हैं जो फर्स्ट नरीमन पॉइंट पे 6-7 बिल्डिंग जो बनाए, और जब मैं शुरुआत की थी तब मैंने सब बिल्डिंग वहाँ जाके देखी। ओके। और मैंने देखी कि उन्होंने जो बिल्डिंग बेची थी ना, वो 25 रुपया ज़्यादा बेची थी। कितने? 200 रुपये में वो लोग बेचे थे, तो वो 225 में बेचे थे। ओके। और उनकी बिल्डिंग में आप आज भी जाके देखेंगे, वो जो बिल्डिंग में 20,000 रुपये का फ़र्क है। ओके। जो 20 रुपये का फ़र्क था वो 20,000 रुपये का फ़र्क आता है, वही बगल की बिल्डिंग में। तो हमेशा हर डेवलपर उस ज़माने से लेके आज तक हर सेक्टर में अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे अच्छे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, अच्छे बिल्डर्स भी हैं, और हर एक में भेजता हूँ। मैं आपको 1000 का लिस्ट भेज दूंगा। नहीं, डेफिनेटली आपके तो लंबी चौड़ी लिस्ट है और उन पर हम बात भी करेंगे, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम देश के उन बेहतरीन लोगों से बात करें जिन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है, और वो लिस्ट मेरे पास ऑलरेडी है। फ़िलहाल आपसे मैंने बात की और बड़ा अच्छा लगा निरंजन सर, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है जब आप बात करते हैं, और जिस तरह का आपका अब तक का सफ़र रहा है, जीवन यात्रा जो आपकी रही है, कि पिताजी चाहते थे डॉक्टर बनना, आप बन गए सीए के बाद भी आप रियल एस्टेट में आ गए, और रियल एस्टेट में भी आपने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। पिछले 10 साल से मैं आपके साथ संपर्क में हूँ और बड़ा अच्छा और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है आपके साथ। तो बहुत शुक्रिया करेंगे निरंजन सर आपका हमारे साथ आने के लिए, हमसे बात करने के लिए और इस पॉडकास्ट में अपना समय देने के लिए।